India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जमानत देने से किया इनकार, कहा हालत बिगड़ी तो करेंगे विचार। केरल हाईकोर्ट ने जेल निगरानी समिति बनाने के लिए राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया, कहा जेलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश लागू होंगे। कोर्ट ने जेलों की भीड़भाड़ पर रिपोर्ट मांगी। अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी। हनीमून मर्डर केस में मेघालय हाईकोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार रखी। राज्य सरकार की जमानत चुनौती याचिका खारिज की। सप्तपदी के बिना हिंदू विवाह अमान्य, मैरिज सर्टिफिकेट होने पर भी विवाह होगा शून्य। गुजरात हाईकोर्ट का हिंदू विवाह पर फैसला। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना जमानत नहीं दी जा सकती। हालांकि अगर उनकी स्वास्थ्य स्थिति गंभीर होती है और जीवन को खतरा पैदा होता है तो कोर्ट इस पर विचार करेगा। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली आसाराम की याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम अभी जमानत नहीं दे रहे हैं, राज्य का पक्ष सुनने के बाद ही विचार करेंगे। अगर ऐसी गंभीर स्थिति बनती है कि जीवन को खतरा हो तो जमानत पर विचार किया जा सकता है। पीठ ने राजस्थान सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। यह मामला अगस्त 2013 का है, जब जोधपुर के मनई स्थित आसाराम के आश्रम में एक नाबालिग शिष्या के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोप था कि पीड़िता को आसाराम की कुटिया में ले जाकर गलत तरीके से रोका गया और उसके साथ यौन अपराध किया गया। ट्रायल कोर्ट ने आसाराम बापू और 2 अन्य आरोपियों हॉस्टल वार्डन संचिता शिल्पी और स्कूल निदेशक शरद चंद्र को दोषी ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी। मई 2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की दुष्कर्म और अन्य अपराधों में सजा बरकरार रखी थी। हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 370, 4, 342, 509, 506, 35, 354A और 376(2)F के तहत साथ पॉस्को एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को कायम रखा। हालांकि हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश और गैंगरेप की धाराओं में आरोप साबित नहीं होने पर आसाराम और अन्य आरोपियों को इन आरोपों से बरी कर दिया था। आसाराम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू ने कोर्ट से उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा, आसाराम अब करीब 90 साल के हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मामला सोशल मीडिया ट्रायल का शिकार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की उनकी आखिरी उम्मीद है। राजस्थान सरकार की ओर से अंतरिम जमानत का विरोध किया गया। राज्य के वकील ने कहा कि मामला नाबालिग पीड़िता से जुड़ा है और आरोपी को जरूरत पड़ने पर अस्पताल में इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने कहा, केवल स्वास्थ्य कारणों के आधार पर रिहाई की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिलहाल आसाराम को दी जा रही चिकित्सा सुविधा जारी रहेगी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर हो जाती कि जीवन बचाने के लिए तत्काल कदम जरूरी हो तो आसाराम को तत्काल राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता होगी।
पीठ ने कहा, हमें न्याय करना है, याचिकाकर्ता को भी सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन राज्य का पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई अदालत के दोबारा खुलने के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एथेनॉल से जुड़े मामले पर सुनवाई की। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य की सुनवाई की। यह मामला केंद्र सरकार के एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EBP प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एथेनॉल की खरीदी करती हैं। BPCL ने OMCs की ओर से एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025 से 26 के लिए टेंडर जारी किए हैं। मामला विनप डिस्टिलरीज एंड शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड की एथेनॉल सप्लाई एलोकेशन को लेकर था। कंपनी ने 9.26 करोड़ लीटर एथेनॉल सप्लाई के लिए बोली लगाई थी, लेकिन शुरुआत में उसे केवल 1.44 करोड़ लीटर का आवंटन मिला। बाद में OMCs ने लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट की धारा 6.8 के तहत इसे बढ़ाकर 3.92 करोड़ लीटर कर दिया। कंपनी ने और बढ़ोतरी की मांग की, लेकिन कोई फैसला नहीं होने पर उसने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी को पिछले व्यवहार और LTOA के आधार पर लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी और OMCs को उनकी मांग पर विचार करने का निर्देश दिया। BPCL ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई समान मामले अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं, इसलिए मामले की एकीकृत सुनवाई जरूरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्टेटस क्वो बनाए रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह अभी LTOA की शर्तों या पक्षकारों के अधिकारों पर कोई अंतिम राय नहीं दे रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार को अन्य लंबित मामलों को एक साथ सुनने के लिए ट्रांसफर याचिका दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर टुलिप परमार। टुलिप, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार सभी को। सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की नेशनल एथेनॉल पॉलिसी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने इस साल के लिए एथेनॉल सप्लाई एलोकेशन पर स्टेटस को बनाने रखने का आदेश पास किया है। यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक प्राइवेट कंपनी MS विनप डिस्टिलरीज के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भारत पेट्रोलियम और अन्य ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को उनका एथेनॉल कोटा बढ़ाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट का तर्क था कि क्योंकि यह एक डेडिकेटेड प्लांट है और नियम अनुसार किसी तीसरे पक्ष को अपनी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं बेच सकता, इसीलिए उनके एलोकेशन को किसी तरह कम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस आदेश के खिलाफ भारत पेट्रोलियम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। देश के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्वस्थ दलील पेश की कि पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिलाने की एक बेहद महत्वाकांक्षी और बैलेंस नेशनल पॉलिसी चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर अलग अलग हाई कोर्ट्स के आदेश के अनुसार डिस्टिलरी का कोटा बदला जाने लगा तो पूरी नेशनल पॉलिसी प्रभावित होगी और सप्लाई चेन सिस्टम में डिस्ट्रप्शन पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस विषय की गंभीरता को स्वीकार किया और इस मामले में नोटिस जारी करते हुए स्टेटस को का आदेश दिया। इसका अर्थ ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के निर्देश पर अभी के लिए रोक लगा दी गई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक पुराना सरकारी कोटा ही लागू रहेगा। सरकार अब अन्य हाई कोर्ट्स में चल रही ऐसी सभी याचिका को सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है ताकि देश का फ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट बिना किसी रुकावट के निर्धारित समय पर पूरा किया जा सके। धन्यवाद तुलिप, जानकारी साझा करने के लिए। गुजरात हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जरूरी धार्मिक रस्में और परंपरागत विधियां पूरी नहीं हुई हैं तो केवल रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट किसी विवाह को वैध नहीं बना सकता। जस्टिस इलेश जे वोरा
और जस्टिस RT वचवानी की डिवीजन बेंच ने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र केवल उस विवाह का प्रमाण होता है जो पहले से कानून रूप से संपन्न हो चुका हो। ये उन मामलों में वैध विवाह का निर्माण नहीं कर सकता जहां जरूरी हिंदू विवाह संस्कार किए गए ही ना हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब किसी भी पक्ष की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार आवश्यक संस्कार पूरे किए जाए। अगर विवाह की परंपरा में सप्तपदी यानी अग्नि के सामने वर वधू द्वारा 7 कदम लेना शामिल है तो विवाह 7वां कदम पूरा होने के बाद ही पूर्ण और कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है। अदालत ने कहा कि धारा 7 में इस्तेमाल किया गया शब्द संपन्न यह दर्शाता है कि विवाह उचित तरीके और आवश्यक संस्कारों के साथ किया जाना चाहिए। इन संस्कारों के अभाव में कानून की नजर में कोई वैध हिंदू विवाह नहीं माना जा सकता। यह मामला ब्रिटेन में रहने वाले एक व्यक्ति की अपील से जुड़ा था। फैमिली कोर्ट ने उस व्यक्ति को और एक महिला के बीच कथित विवाह को अमान्य घोषित करने से इनकार कर दिया था। व्यक्ति ने दावा किया था कि उसे कथित विवाह की जानकारी तब मिली जब महिला उसके माता पिता के पास मैरिज सर्टिफिकेट लेकर पहुंची और खुद को उसकी कानूनी पत्नी बताया। उस व्यक्ति का कहना था कि उसने कभी उस महिला से शादी नहीं की, ना ही कोई हिंदू रीति रिवाज निभाई और ना ही पति पत्नी की तरह साथ रहा। उसने आरोप लगाया कि महिला के पिता की कंपनी में काम करने के दौरान प्रमोशन का लालच देकर या नौकरी से निकालने की धमकी देकर उससे विवाह से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। मामले की सुनवाई के दौरान महिला ने खुद अपने जवाब में स्वीकार किया कि कोई विवाह संस्कार या रस्म नहीं हुई थी, लेकिन कोई वैध विवाह संपन्न नहीं हुआ था और दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं था। इसके बावजूद फैमिली कोर्ट ने कहा था कि रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट मौजूद होने के कारण वैध विवाह की धारणा बनती है और इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है। इसके बाद व्यक्ति ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला ने खुद स्वीकार कर लिया है कि हिंदू विवाह के लिए जरूरी संस्कार कभी हुए ही नहीं, तो पक्षकारों को लंबी सुनवाई की प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत रजिस्ट्रेशन केवल उस विवाह के प्रमाण को आसान बनाता है जो पहले से विधि के अनुसार संपन्न हो चुका हो। रजिस्ट्रेशन अपने आप पति पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं दे सकता। पीठ ने हिंदू परंपरा में सप्तदी के महत्व का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि 7वां कदम पूरा होने के बाद ही विवाह पूर्ण माना जाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह केवल गीत संगीत खान पान या सामाजिक आयोजन नहीं है, ना ही कोई व्यवसायिक लेन देन, बल्कि यह एक पवित्र संस्था है जिसके माध्यम से पुरुष और महिला जीवन भर के समान और सहमति वाले संबंध में प्रवेश करते हैं तथा परिवार का निर्माण करते हैं। अदालत ने इसी आधार पर कथित विवाह को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया तथा व्यक्ति को संबंधित प्राधिकरण के पास जाकर विवाह पंजीकरण और मैरिज सर्टिफिकेट रद्द कराने की अनुमति दे दी। गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध रूप से गौ हत्या और गौमांस की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी पर पहले भी इसी तरह के 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं और जमानत मिलने के बाद भी वह कथित तौर पर ऐसे अपराधों में शामिल रहा। जस्टिस हसमुख जी सुधार ने 18 जून को मोहम्मद आरिफ अब्दुल रजाक समोल की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह आदेश दिया। आरोपी को इस साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने यह भी आरोपी के कथित आचरण से बार बार अपराध कराने की प्रवृत्ति दिखाई देती है और ऐसे मामलों में समाज के हित को आरोपी की जमानत की मांग से ऊपर रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा आवेदक का छिपना रिकॉर्ड लगातार ऐसे अपराधों में शामिल होने का संकेत देता है और पहली नजर में अदालत द्वारा दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग को दर्शाता है। मौजूदा मामले में सामाजिक हित आरोपी को नियमित जमानत देने के दावे से अधिक महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कथित अपराधों के व्यापक सामाजिक प्रभाव पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि भारत के समाज के एक बड़े वर्ग जिसमें हिंदू और जैन समुदाय भी शामिल है के लिए गाय को पवित्र और संरक्षण योग्य माना जाता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के अपराधों में बार बार शामिल होना जनभावनाओं को आहत कर सकता है और इलाके में सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। कानून का उद्देश्य गौवंश की रक्षा और संरक्षण करना है, इसलिए जमानत मिलने के बाद भी ऐसे अपराधों को दोबारा शामिल होने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस के अनुसार दिसंबर 2025 में सूचना मिली थी कि आरोपी समोल ने एक कार से गौमांस ले जाकर अपने घर के पास स्थित एक प्लॉट में रखा था। जब पुलिस ने छापेमारी की तो 3 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दावा किया कि वहां से करीब 23 किलोग्राम संदिग्ध गौमांस प्लास्टिक की थैलियों में बरामद हुआ।
इसके अलावा चाकू, वजन करने की मशीन और कथित तौर पर गौमांस काटने व बेचने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान भी मिले। हाईकोर्ट में आरोपी ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि वह 3 जनवरी 2026 से जेल में बंद है। उसने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उसके खिलाफ अब कोई बरामदगी बाकी नहीं है और मुकदमे में लंबा समय लग सकता है। राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ऐसे 8 मामले दर्ज हैं। सरकार ने यह भी बताया कि 3 सह आरोपी अभी भी फरार हैं और आरोप है कि पहले जमानत मिलने के बाद भी आरोपी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा। मामले के रिकॉर्ड देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में आरोपी के खिलाफ गौवंश की अवैध हत्या और परिवहन से जुड़े अपराधों में बार-बार शामिल होने के आरोप सामने आते हैं। ऐसी गतिविधियां न केवल कानून के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मुकदमे में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट को सुनवाई जल्द पूरी करने के हर संभव प्रयास करने को कहा गया। साथ ही अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया गया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जल्द दर्ज कराए जाएं। फिल्म निदेशक सुधा कोंगारा ने तमिल फिल्म पराशक्ति के लिए कथित तौर पर बकाया 8.39 करोड़ की रकम को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने यह याचिका मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर की है। सुधा कोंगारा ने अदालत से अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और भुगतान के लिए बिल भी जारी किए गए हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाली रकम का बड़ा हिस्सा अब तक नहीं दिया गया है। उन्होंने पराशक्ति के निर्माताओं पर आरोप लगाया है कि समझौते के बावजूद उनकी पूरी फीस का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने 10 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म इधियम मुरली की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना है कि इस फिल्म का निर्माण भी उसी प्रोडक्शन हाउस ने किया जिसने पराशक्ति बनाई थी। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस कुमारेश बाबू ने निर्देश दिया कि 8 जुलाई तक पराशक्ति की सैटेलाइट रिलीज नहीं की जाएगी। अदालत ने इधियम मुरली की रिलीज रोकने की मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए संबंधित पक्ष को 7 जुलाई तक का समय दिया है। सुधा कोंगारा की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि समझौते के अनुसार उन्हें 15 करोड़ का भुगतान किया जाना था। जीएसटी जोड़ने के बाद कुल रकम 17.70 करोड़ रुपए बनती है। अब तक केवल 9.31 करोड़ का भुगतान किया गया और 8.39 करोड़ अभी भी बकाया है। कोंगारा का कहना है कि समझौते में स्पष्ट था कि उन्होंने पराशक्ति से जुड़े सभी बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रांसफर कर दिए हैं। इसके बावजूद फिल्म रिलीज होने के बाद भी उन्हें पूरी फीस नहीं दी गई। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि वही निर्माता अब इधियम मुरली फिल्म रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सुधा कोंगारा की बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया। कोंगारा की ओर से यह भी कहा गया कि निर्माताओं ने खुद पराशक्ति को सफल फिल्म बताया और दावा किया कि फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई की, लेकिन इसके बावजूद उनकी बची हुई फीस नहीं चुका पाई। वकील ने कहा उन्होंने अदालत का दरवाजा जानबूझकर पहले खटखटाया ताकि निर्माता बाद में यह दावा ना कर सकें कि रिलीज के आखिरी समय में याचिका दाखिल की गई। उन्होंने कहा उन्हें बाद में यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि आप रिलीज के अंतिम चरण में आए हैं, इसलिए मैं काफी पहले अदालत आया हूं। अदालत को बताया गया कि पराशक्ति को ओटीटी रिलीज पहले ही हो चुकी है और फिल्म से जुड़ी राहत अब केवल सैटेलाइट रिलीज तक सीमित है। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। पराशक्ति का निर्देशन सुधा कोंगारा ने किया है और इसे डॉन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। यह एक तमिल राजनीतिक ड्रामा फिल्म है जिसमें शिवा कार्तिकेयन, रवि मोहन, अथर्वा और श्रीलीला ने अभिनय किया है। फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज हुई थी और रिपोर्ट्स के अनुसार रिलीज के 11 दिन के भीतर इसने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। मेघालय हाईकोर्ट ने शिलोंग कोर्ट के अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा जिसमें सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी। सोनम मई 2025 में अपने पति राजा रघुवंशी की चर्चित हनीमून मर्डर घटना में मुख्य संदिग्धों में शामिल है। जस्टिस डब्ल्यू जेंगडो की पीठ ने सोनम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की 10 दिनों से ज्यादा समय तक चली दलीलें सुनने के बाद 10 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिलोंग के एडिशनल डीसी कोर्ट ने
सोनम को मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत दी थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तारी के कारणों की सही जानकारी देने में प्रभावी रूप से विफल रही थी, जिससे उनके बचाव के अधिकार प्रभावित हुए। मामले में कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेजों, जिसमें गिरफ्तारी के कारणों की चेकलिस्ट और केस डायरी का हिस्सा भी शामिल था, उनमें पुलिस ने गलती से भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) जो हत्या की सजा से संबंधित है के बजाय धारा 403(1) का उल्लेख किया था। शिलांग कोर्ट ने कहा था कि किसी एक दस्तावेज में गलती होना अलग बात हो सकती है, लेकिन सभी दस्तावेजों में एक जैसी गलती होना केवल टाइपिंग की भूल नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण मेमो, आरोपी के अधिकारों की जानकारी और केस डायरी जैसे दस्तावेजों में कहीं भी सोनम को यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि उन्हें हत्या जैसे गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए मेघालय हाईकोर्ट का रुख किया था। राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता अमित कुमार ने दलील दी कि दस्तावेजों में हुई गलती से आरोपी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा यह केवल टाइपिंग की गलती नहीं थी, गलती टाइपिंग की थी और सोनम को शुरुआत से ही अपने ऊपर लगे हत्या के आरोपों की जानकारी थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी मेमो और रिमांड आदेशों पर सोनम के हस्ताक्षर मौजूद हैं और उनके वकील भी उनके साथ थे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी प्रक्रिया संबंधी कमी से वास्तविक नुकसान साबित नहीं होता तो केवल उस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान जस्टिस जियांको डो ने सवाल उठाया कि एक ही गलती सभी दस्तावेजों में बार बार कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज एक जैसे फॉर्मेट पर आधारित दिखते हैं, जिससे पहली नजर में यह संकेत मिलता है कि आरोपी को पूरी जानकारी नहीं दी गई होगी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि एक फॉर्म में सोनम को सशस्त्र बलों से भगोड़ा बताया गया था, जिसका इस मामले से कोई संबंध नहीं था। राज्य सरकार ने यह भी आशंका जताई कि सोनम के फरार होने की संभावना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें स्पष्ट हैं कि अगर आरोपी फरार होती है तो कानून अपना काम करेगा। सोनम की ओर से अधिवक्ता एल थापा पेश हुए, जबकि उनकी सहायता अधिवक्ता सुदीप राणा की। यह मामला तब सामने आया जब 12 मई 2025 को शादी करने वाला यह जोड़ा 23 मई को मेघालय में हनीमून के दौरान लापता हो गया था। दोनों को आखिरी बार नोग्रियाट में एक होमस्टे से चेकआउट करते हुए देखा गया था। कुछ दिनों बाद उनका किराए का स्कूटर सोहरालिम के पास लावारिस हालत में मिला। इसके बाद 2 जून को लापता होने के करीब 10 दिन बाद पूर्वी खासी हिल्स में वेइस ऑफ डोंग्स फॉल्स के पास एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। सोनम जो 8 जून तक लापता थी, बाद में वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर एक ढाबे के पास मिली। मेघालय पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम और 21 वर्षीय राज कुशवाहा इस हत्या के मुख्य संदिग्धों में शामिल है। राज्य पुलिस ने इस मामले में 700 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि हत्या पहले से बनाई गई साजिश के तहत की गई थी। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 हफ्तों के भीतर राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करे, जो राज्य की जेलों की स्थिति और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन की निगरानी करेगी। चीफ जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस श्याम कुमार बीएम की डिवीजन बेंच ने जेलों से जुड़े मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर नारायण पिशाजी को प्रस्तावित राज्य स्तरीय निगरानी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हालांकि राज्य सरकार द्वारा उचित समय के भीतर समिति का गठन नहीं किए जाने के कारण जस्टिस पिशाजी ने अपनी सहमति वापस ले ली। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि समिति के गठन में देरी के कारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा जेलों की स्थिति सुधारने के संबंध में दिए गए निर्देशों को लागू करने में परेशानी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2026 के अपने आदेश में जेलों की स्थिति और कैदियों के अधिकारों से जुड़े कई दिशा निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट ने राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2 हफ्ते के भीतर राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन सुनिश्चित करे। अदालत ने जस्टिस आर नारायण पिशाजी से भी अपना फैसला वापस लेने पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया और उम्मीद जताई कि राज्य सरकार तय समय के भीतर समिति का गठन कर देगी। कोर्ट ने कहा, हम केवल हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर नारायण पिशाजी से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी सहमति वापस लेने के फैसले पर पुनर्विचार करें। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार निर्धारित समय के भीतर राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को केवल केरल की जेलों में बढ़ती भीड़भाड़ को लेकर केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को होगी। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि रूल ऑफ लॉ अवधारणा संविधान में क्या है और अदालतों ने इस पर क्या कहा है। क्या आप जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक लीगल प्रिंसिपल नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर फाउंडेशन है। रूल ऑफ लॉ का सिंपल अर्थ है कानून सबसे ऊपर है और स्टेट की हर एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए। आर्टिकल 14 और 21 सबको इक्वालिटी, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देते हैं, जबकि आर्टिकल 32 और 226 कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर देते हैं, जिससे आर्बिट्ररी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एक्शन पर रोक लगाई जा सकती है। सीजीआई सूर्यकांत जी ने अपने स्वीडन स्पीच में रूल ऑफ लॉ पर बोलते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ सरकार की शक्तियों पर रोक लगाता है, आर्बिट्ररी एक्शन को रोकता है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ पे एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दी, मानियर इलियास वर्सेस पी अय्यप्पन 2026, जहां कोर्ट्स ने पब्लिक फुटपाथ पर सेफली चलने को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट टू लाइफ का हिस्सा माना। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटी है कि फुटपाथ्स और पब्लिक स्पेसेस को सेफ और एक्सेसिबल बनाए रखें। सरकारी लापरवाही सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को डिफीट नहीं कर सकती। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.